सुप्रभात। मेरा मकसद यही रहता है कि आप सभी को कुछ न कुछ जानकारी हमेशा देते रहूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हिंदी व्याकरण के पिता दामोदर पंडित जी को कहा जाता है। ठीक है, उसी के अनुसार हम लोग कुछ टॉपिक को आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, हिंदी व्याकरण भाषा किसे कहते हैं, भाषा से ही शुरू होता है। तो यहाँ पे दिया गया है, अपने मन की विचार भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग भाषा कहते हैं। अर्थात हम लोग अपनी बातों को सामने वाले से बातचीत करने के लिए जिस रूप में व्यक्त करते हैं ना, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा मुख्य तौर पे तो 2 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें 3 प्रकार को भी पढ़ने को मिलता है। जैसे मौखिक भाषा, लिखित भाषा एवं एक सांकेतिक भाषा होता है जो कि इसमें नहीं दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं मौखिक भाषा होता क्या है। तो जब हम अपने विचारों एवं भावनाओं को बोलकर या सुनकर आपस में आदान प्रदान करते हैं, अर्थात बातों को आपस में जो हम लोग आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करने का जो माध्यम होता है उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा 3 तत्व होता है, बोलना, सुनना और समझना। जैसे कि सामने वाला कुछ बोलता है, उस चीज़ को हम समझते हैं, सुनते हैं, फिर समझते हैं। उसके आगे आता है लिखित भाषा। जब हम लिखित रूप में अपने भावनाओं को आदान प्रदान एक दूसरे के बीच करते हैं, अर्थात मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सुन नहीं सकता है, तो हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ लिख कर उसको देते हैं ताकि अगला समझ सके। उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा के भी 3 तत्व होते हैं, लिखना, पढ़ना और समझना। हम लिख कर देते हैं तो सामने वाला उसे पढ़कर और समझ लेता है, क्योंकि मान लेते हैं सामने वाला क्या है, कान से बहरा है, तो हम लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके आगे जो सांकेतिक भाषा होता है ना, तो हम लोग इशारा करके बताते हैं। ठीक है, आगे अब आता है मातृभाषा। तो मातृभाषा वो होता है जो हम लोग अपने घर परिवार में जिस भाषा के इस्तेमाल करते हैं ना, उसे मातृभाषा कहते हैं। अर्थात लिखा हुआ है, बालक जिस परिवार में जन्म लेता है और उस परिवार के सदस्यों द्वारा या अपनी माता द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सीखता है, उसे ही मातृभाषा कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जो भी बच्चा होता है ना, हम लोग आपस में जो बात करते हैं उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब करता है, समझने की कोशिश करता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा के सामने कुछ अभद्र व्यवहार वाली बातें न करे, क्योंकि बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी परख लेता है और समझने की कोशिश करता है कि ये है क्या। आगे फिर हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो किसी देश के अधिकांश आबादी जिस भाषा को बोलती है उसे हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। नेपाल की नेपाली हो गई, चीन का भाषा चीनी हो गया, फ्रांस की फ्रेंच हो गया। ठीक, उसके अलावा आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो जिस भाषा को संपूर्ण विश्व के अधिकांश आबादी अपनी भावनाओं एवं विचारों को, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए प्रयोग करती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहने का मतलब, हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे जाने के लिए हमें किस भाषा का उपयोग करना होगा कि वहाँ को लोग समझ पाए और मैं भी समझ पाऊँ। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है, क्योंकि हम कहीं भी अपने देश से बाहर जाते हैं तो इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो वहाँ के लोग उसको आसानी से समझ लेंगे। उसके आगे आता है राजभाषा। तो राजभाषा वह भाषा है जो किसी देश के सरकारी कामकाज एवं राजकाज के रूप में प्रयोग होता है। अर्थात सरकारी दफ्तरों में काम काज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अपना भारत हो गया, तो भारत में मुख्य तौर पे हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इंग्लैंड एवं अमेरिका हो गया, वहाँ अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आता है प्रादेशिक भाषा। जब किसी राज्य में जनसाधना द्वारा जिस भाषा की प्रमुख रूप से बोली जाती हो उसे हम लोग प्रादेशिक भाषा कहते हैं। देखिए आगे है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अर्थात हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लैंग्वेज को मान्यता दिया गया है।
तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट देख रहे हैं कि 22 भाषा को मान्यता मिला हुआ है। अब वो 22 भाषा है कौन, उसे भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, पंजाबी हो गया, असमिया हो गया, नंगला हो गया, डोगरी हो गया, बोडो हो गया, नेपाली हो गया, गुजराती हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, कोकर्णा हो गया, मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, मणिपुरी हो गया, उड़िया हो गया, संस्कृत हो गया, संथाली हो गया, सिंधी हो गया, उसके बाद तमिल है, तेलुगु है। ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इस भाषा को मान्यता प्राप्त है। उसके आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो किसी भाषा के ध्वनि को लिखने की ढंग को हम लोग लिपि कहते हैं। अर्थात हम लोग जो भाषा लिखते हैं ना, उसको लिखने का जो माध्यम होता है वही लिपि कहलाता है। जैसे रोमन हो गया, फारसी हो गया, गुरुमुखी हो गया, इत्यादि हो गया। जैसे हम लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, उर्दू फारसी लिपि में। ठीक है, उसके आगे है बोली। अब बोली क्या है, तो किसी भी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, इसे लिखित रूप नहीं दिया जा सकता है। जैसे अवध के लोग क्या बोलते हैं, अवधी। हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार का भाषा हो गया भोजपुरी, मैथिली। अर्थात बिहार में ही अनेक टाइप के भाषा भी बोला जाता है। अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग कहीं के भाषा लोग छी छा करके भी इस्तेमाल करता है। ठीक, तो ये क्या हो गया, बोली हो गया। तो इसे कहीं भी स्पेशलिस्ट इसको नहीं कहा जाता है। आगे हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा हिंदी दिवस भी देख लेते हैं कब हम लोग मनाते हैं। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके आगे हम लोग का शुरू होता है व्याकरण। व्याकरण कहते किसे हैं, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एवं स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये आप लोगों के सामने पार्ट 1 है, कुछ समय बाद पार्ट 2 भी आप लोगों को मिलेगा। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितना से सरल ढंग में हो आप लोगों को ये समझाए। देखिए व्याकरण कहते किसे हैं, तो इसमें तो दिया गया है व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से किसी भाषा को नियमों एवं व्यवस्थाओं का ज्ञान होता है। बल्कि ये नहीं है, व्याकरण हम लोग मुख्य तौर पे हिंदी भाषा को ही बोलने, लिखने एवं समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि व्याकरण के कुछ अंग भी होते हैं। तो व्याकरण के मुख्य 3 अंग होते हैं जो कि इस प्रकार दिया हुआ है। वर्ण विचार, तो इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार, प्रकार, उनके लिखने की विधि तथा उच्चारण का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार, तो इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व आदि का अध्ययन करते हैं। आगे है वाक्य विचार, तो इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना एवं उनके भेद, उपभेद आदि का अध्ययन करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में और पढ़ेंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। धन्यवाद।